प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका अपना स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड ईयर और आज एक नए बिंदु के साथ हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज उन विशेषताओं के आधार पर भारतीय संघात्मक व्यवस्था की नेचर को समझने का प्रयास आज इस क्लास में हम करेंगे। तो कुछ चर्चा जो हमने की थी उसके लिए हमें संघात्मकता के मानदंड और एकात्मकता के मानदंडों को जानने के बाद उनमें आपस में तुलना करनी पड़ेगी। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में भी हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान की जो संघात्मक प्रकृति है, या यूँ कहें कि जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में न केवल भारत के संविधानविद बल्कि दुनिया के मुख्य जो कानूनविद और संविधानविद हैं उनके बीच में भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। और यूँ कहें कि निश्चित रूप से आज तक इसको परिभाषित नहीं किया जा सका है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, भारतीय संविधान एक एकात्मक संविधान है या एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है। तो उसके लिए संघीय व्यवस्था में जो फेडरलिज्म शब्द का जो अंग्रेजी का जो हिंदी अनुवाद है संघीय व्यवस्था, ये एक लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। हैमिल्टन महोदय कहते हैं कि संघात्मक शासन राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। इसी कड़ी में फ्रांसीसी दार्शनिक प्रोफेसर मोंटेस्क्यू भी एक महत्वपूर्ण कथन कहते हैं कि संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य मिलकर एक बड़े राज्य का सदस्य बनने के लिए तैयार हो जाएं। अब ये जो तैयार होने की जो प्रक्रिया है, समझौते के तहत शामिल होने की प्रक्रिया है, वो उस समय और की परिस्थितियों पर या उस समय समझौते की प्रकृति पर निर्भर करता है। गार्नर की परिभाषा संघवाद को और स्पष्ट करती है। संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, जिसको संविधान या संसद का कानून निर्धारित करता है, सर्वोच्च होती हैं। इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। पहली व्यवस्था, संघों का निर्माण स्वतंत्र राज्यों द्वारा किया जाता है जो सामान्यतः सुरक्षात्मक, राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों को पारस्परिक सहयोग द्वारा अच्छे तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था का उदाहरण अमेरिकी संघ है। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या केंद्रीय शासन द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, जिससे एकात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जैसी कि व्यवस्था कनाडा की संघीय प्रवृत्ति में देखी जाती है। तो सभी प्रकार की संघात्मक व्यवस्थाओं की मौलिक जो बात है वो ये है कि एक राज्यों का एक अधिमिलन है, राज्यों का एक जो अधिमिलन है, एक अपने आप में राज्यों का एक कॉन्जुगेशन है जो सशर्त भी हो सकता है और बिना शर्त के भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। ये उस समय की देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और जहाँ तक संघात्मक व्यवस्था का ये उद्देश्य है वो अपने पारस्परिक जो लाभ के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अधिक लाभ प्राप्त करने का जो तरीका है वो संघात्मक व्यवस्था है। इसके विपरीत जो भारतीय संघात्मकता की स्थितियां है, भारतीय संघात्मकता की प्रकृतियां है, व्यवस्था है, वो विशिष्ट प्रकार का है। और यहाँ पर हमें विशिष्ट क्यों है, इसका प्रारंभ से ही हमें ये समझना होगा कि भारत में जो संघ का निर्माण किया गया है, संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ अलग करने का जो मामला है, अलग जो बात है वो इसमें दिखाई देती है, क्योंकि भारत में संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रथम अनुच्छेद में भारत के बारे में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
भारत जो कि राज्यों का, जो भारत है इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, संभवतः संविधान निर्माता उस प्रकृति से कुछ इतर बात इसमें चाहते थे और इसी कारण से फेडरेशन शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया है, जिसका महत्व स्पष्ट करते हुए प्रारूप समिति द्वारा कहा गया कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी होगी कि जो फेडरेशन है या जो फेडरल जो कंसेप्ट है, तो फेडरेशन में फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिकी फेडरेशन की बात करें, उसकी बात करें तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी, राज्य आपस में एक साथ आए, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उन परिस्थितियों में और भारत में जो संघ बना, उन परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिकी फेडरेशन में राज्यों का संघ में अधिमिलन कंडीशनल था और उसमें निश्चित रूप से संघ और राज्यों के बीच में शर्तें थी, संघ राज्यों को ये देगा और राज्य संघ को ये देंगे। कुल मिला के पारस्परिक लेन देन था वहां पर, यूं कहें कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन निकल के वहां पर सामने आया, जो स्पष्टतः संघात्मक या फेडरेशन सिस्टम का आधारभूत, यूं कहें कि हम एसेंस उसको कह सकते हैं, आधारभूत उसको सार उसका कह सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम भारत संघ की बात करते हैं, जैसा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भी कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन शब्द का। और बहुत बड़ा जो अर्थ यहाँ पर हमें समझ में आता है वो ये है कि हमें इसकी पृष्ठभूमि में देखना होगा, क्योंकि भारत में राज्य जब संघ के पक्ष में अधिमिलित हुए, या यूं कहें कि राज्यों का संघ में अधिमिलन जब हुआ, तो हमारे यहाँ पर अमेरिकी फेडरेशन की भांति कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं था संघ और राज्यों के बीच में, बल्कि भारत में संघ इकाइयों का संघ की जो इकाइयां राज्य हैं उनका संघ के पक्ष में जो अधिमिलन हुआ वो म्यूचुअल सरेंडर था। वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसी कोई स्थितियां भारत में नहीं बनी, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो निश्चित रूप से अमेरिकी संघ और भारत संघ के निर्माण की जो परिस्थितियां हैं उनमें बेसिक आधार पर ही अंतर दिखाई देते हैं, और संभवतः इसी कारण से भारत की जो फेडरल जो नेचर है, भारतीय संविधान का जो फेडरल नेचर है, उसका सिस्टम है, उसमें और अमेरिकी फेडरेशन में काफी कुछ अंतर पाया जाता है। तो इन विशिष्ट अर्थ में संघात्मक व्यवस्था को अगर हम देखें तो भारत में कुछ लक्षण एकात्मक शासन के भी हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में विद्वानों द्वारा काफ़ी अभिव्यक्त किए गए हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से केसी वेयर महोदय कहते हैं कि अर्ध संघात्मक शासन है, अर्ध संघात्मक शासन है, या यूँ कहें कि एकात्मकता के लक्षण लिए हुए संघात्मक शासन है। कुछ विद्वानों ने कहा कि संघात्मकता के लक्षण लिए हुए एकात्मक शासन है, कुछ विद्वान कहते हैं कि एकात्मकता के लक्षण लिए हुए संघात्मक शासन है, कुछ विद्वान कहते हैं कि एक जो सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी है टुवार्ड्स द सेंटर, ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टुवार्ड्स द सेंटर, अर्थात तो संघ के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत जो है यहाँ अवधारणा पाई जाती है। तो कई सारी बातें या कई सारे कोटेशन भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था को, संघात्मक नेचर को समझने के बारे में विद्वानों ने कहा है। भारत, प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं कि भारत निस्संदेह संघ राज्य है जिसमें प्रभु सत्ता के लक्षण केंद्र और राज्यों में निहित हैं, किंतु संघवाद की विचारधारा के साथ भारतीय संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्र की स्थापना भी चाहते थे। अतः उन्होंने ये स्वीकार किया कि संविधान को संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं ढाला गया है या नहीं ढाला जा सकता है। फिर यहाँ पुनः यही बात आ जाती है कि संघ का जब निर्माण होता है, विभिन्न संघों का जब निर्माण हुआ तो उनके निर्माण होने की परिस्थितियों में सारभूत अंतर मौजूद थे। हमें उसकी ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाना होगा जब उस संघ विशेष का निर्माण होता है, और उसके साथ ही उस संपूर्ण संघ की जो सिविल सोसाइटी है उसके अपने अपने
कायदे हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं, उनके अपने अपने मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, धर्म है, विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, और यहाँ तक कि उसका इतिहास और भूगोल भी उस पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है, और उसके साथ ही यहाँ पर भाषाओं की, धर्मों की विविधता है, उसके साथ ही सांस्कृतिक, यूँ कहें कि बहुलवादी समाज का ढांचा भारत का है। तो कहीं पर भी नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से संघवाद के इतर जाकर के भारत में कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस की हमने बात की थी बीच में थोड़े संक्षेप रूप में, तो जिससे संघात्मक व्यवस्था के विपरीत एकात्मक शासन हो जाता है, लेकिन वो भारतीय संघ को अक्षुण्ण बनाए रखने की अपवादिक परिस्थितियां है। सामान्यतः अगर हम देखें तो भारत से व्यवस्था में भी संघात्मकता की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाई देती है। इसके लिए सबसे पहले हमें संघात्मकता के मानदंडों को समझना पड़ेगा। संघात्मकता के मानदंड क्या है? कल हमने संक्षेप में चर्चा किया था, भारतीय संविधान में भी संघात्मकता के वैसे ही विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पर हम एक बार पुनः हम स्पष्ट इस बात को कर रहे हैं कि जब हम किसी विचारधारा की तुलना हम करते हैं, किसी तथ्य की तुलना हम करते हैं, तो हमें दोनों विपरीत और दोनों विरोधी तथ्यों के गुणों को जानना आवश्यक होता है, उनके मानदंडों को जानना आवश्यक होता है। तो पहले हम संघात्मकता के मानदंडों को जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद एकात्मकता के मानदंडों को जानने का प्रयास करते हैं, और फिर उनकी तुलना भारतीय संविधान से करते हैं कि वो कौन कौन से गुणों को आत्मसात किए हुए हैं या किन कारणों से उनमें कमी पाई जाती है। उसके आधार पर भारतीय जो फेडरल सिस्टम है उसके नेचर को बताने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि कल भी हमने कहा था कि संविधानों का सर्वोच्च होना, लिखित होना और कठोर होना। सर्वोच्च संविधान, लिखित, कठोर और निर्मित संविधान का पाया जाना संघात्मकता का पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, और ये सभी गुण जो हैं भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान लिखित है, भारतीय संविधान कठोर है, संवैधानिक सर्वोच्चता की बात भी यहाँ पर रखी गई है, उसके साथ ही निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। जैसा कि पूर्व में भी हमने चर्चा किया था कि संघात्मक व्यवस्थाओं में शासन के तीनों अंग अपने अपनी जगह सर्वोच्च हैसियत रखते हुए जो है संविधान के तहत कार्य करते हैं, तो उस दृष्टि से संवैधानिक सर्वोच्चता भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये सारी बातें भारतीय संविधान में भी मौजूद है। इसके अलावा शक्ति विभाजन की जो व्यवस्था है वो भी भारतीय संविधान में पाई जाती है। शक्ति विभाजन संघात्मकता का दूसरा लक्षण है, शक्ति विभाजन। और शक्ति विभाजन किसके मध्य होगा? संघ और उसकी इकाइयां यानी राज्यों के मध्य, संघ और इकाई राज्यों के मध्य, इकाई राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन पाया जाएगा, भारत में भी पाया जाता है। इसके अलावा न्यायिक स्वतंत्रता या यूँ कहें कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का पाया जाना संघात्मक संविधानों की बहुत बड़ी विशेषता होती है। संघात्मक संविधानों की बहुत बड़ी विशेषता है। न्यायपालिका द्वारा नागरिक मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। कार्यपालक और विधायी निरंकुशता पर अंकुश लगाया जाता है। न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं उन पर संतुलन स्थापित करती है, दोनों के मध्य विवादों को निपटाती हैं। संविधान द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जो संसद तथा राज्य विधायिका द्वारा संविधान के विरुद्ध कानून को असंवैधानिक करार दे सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। और संविधान के प्रावधानों के विपरीत किसी कार्यपालक आदेश को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से, न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य जो बातें हैं ये तीन मुख्य मानदंड है संघात्मकता के, संघात्मकता के मुख्य मानदंड, संघात्मकता के मुख्य मानदंड, या यूँ कहें कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं एक फेडरल सिस्टम में। इसके अलावा भारतीय संविधान में जैसे दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है, दोहरी शासन व्यवस्था, संघ की अपनी शासन व्यवस्था है, राज्यों की अपनी शासन व्यवस्था है। वैसे ये गुण जो हैं वो संसदीय परंपरा का भी आवश्यक गुण है, संसदीय प्रणाली का भी
आवश्यक गुण हैं। भारतीय संवैधानिक तंत्र में संघात्मकता के गुण के साथ ही संसदीय प्रणाली का भी गुण है। इसके साथ ही सर्वोच्च या उच्च सदन की व्यवस्था भी की गई है। भारत में विधायिका के उच्च सदन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि उच्च सदन की व्यवस्था अपने आप में संघात्मकता का कोई विशिष्ट या एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में निश्चित रूप से इस सदन की व्यवस्था करके कहीं न कहीं संघ और राज्यों के संबंधों को बनाए रखने का प्रयास जो है इसमें किया गया है, और उसके द्वारा जो है संघ और राज्य के बीच में, या यूँ कहें कि कुछ संविधानविदों ने राज्यसभा को राज्यों का संघ कह करके ये बताने का प्रयास किया है कि ये बहुत ही संघ राज्य या स्टेट सेंटर जो रिलेशनशिप है उसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में इसको मान्य किया गया है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में जैसा कि हमने कहा था कि भारतीय संविधान विशेषताओं के दौरान चर्चा किया था कि ये लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन इसके बहुत बड़े भाग में कठोर तरीके से संशोधन की प्रणाली मौजूद है और इसे साधारण कानूनों से अलग श्रेणी में रखा गया है। तथा संवैधानिक संशोधन और साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद स्पष्ट अंतर करती है। जब संसद संविधान संशोधन करती है तो न्यायालयों ने भी निर्धारित किया है कि वह उस समय विधायी शक्ति का प्रयोग न करते हुए संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है, और संवैधानिक शक्ति अपने आप में एक नेचर, सुप्रीम इन नेचर है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाएं कानून निर्माण की प्रक्रिया है, लेकिन जब संसद सामान्य कानून बनाती है उस समय वो संवैधानिक शक्ति का प्रयोग न करके विधायी शक्ति का प्रयोग करती है, और जब संविधान संशोधन करती है उस समय संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है। तो निश्चित रूप से संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करना अपने आप में एक सुप्रीम नेचर, या यूँ कहें कि सुप्रीम पावर जिसे हम कह सकते हैं। तो संविधान संशोधन जो है वो भी इस तरीके से भारतीय संविधान में संघात्मकता की तरफ जो है ले जाता है। शक्ति विभाजन की बात है और संवैधानिक सर्वोच्चता की बात, तो ये मुख्य लक्षण भारतीय संविधान में भी संघात्मकता के पाए जाते हैं। इसके साथ ही एकात्मकता के मुख्य लक्षण भारतीय संविधान में, एकात्मकता के मुख्य लक्षण, एकात्मकता के मुख्य लक्षण, एकात्मकता के मुख्य लक्षण जो भारतीय संविधान में पाए जाते हैं, जैसा कि अगर हम एक मानदंड के रूप में बात करें तो इनसे विपरीत प्रकृति के लक्षण एकात्मकता में पाए जाएंगे। अगर हम यहाँ भारतीय संविधान को छोड़ के बात करना चाहें तो मुख्य रूप से यहाँ तक ये जो 3 लक्षण है वो निश्चित रूप से सभी फेडरल सिस्टम के नेचर में पाए जाते हैं। तो इसके विपरीत जो 3 लक्षण हैं वो सभी प्रकार के एकात्मक तंत्रों में पाए जाएंगे। और भारतीय संविधान में जो एकात्मकता के लक्षण हैं उसके बारे में संविधान सभा में भी कहा गया कि संविधान को संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यहाँ पर जो मुख्य लक्षण है एकात्मकता के, वो शक्ति विभाजन में संघ को प्रमुखता दी गई है। शक्ति विभाजन में संघ को प्रमुखता, शक्ति विभाजन में संघ को प्रमुखता दी गई है, और करीब करीब सभी व्यवस्थाओं में संघ को महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संघ पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न हो जाता है। जहां तक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में शक्ति विभाजन किया गया, इसके गुणात्मक और संख्यात्मक पक्षों का अगर विश्लेषण किया जाए तो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था की गई है। जैसे बड़ी संख्या में जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं। जो मुख्य और सारभूत जो विषय हैं वो उन पर संसद ही कानून बना सकती है। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है उसमें भी कानून बनाने का अधिकार संसद का है, और उसमें भी प्रमुख रूप से जो है व्यवस्थाएं इस प्रकार की है कि संघीय कानून को प्रमुखता मिलती है। एक ही विषय पर अगर राज्य शासन और संघ शासन दोनों ने कानून बनाए तो संघ संविधान संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यद्यपि विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधायिकाओं को भी होता है। इसके अलावा राज्य सूची के भी बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
अधिकार संसद को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत सरकार किसी विदेशी शक्ति से, विदेशी राष्ट्र से कोई संधि, समझौता, करार या प्रस्ताव को लागू करने का जो है संधि करती है और अगर ऐसा विषय राज्य सूची का विषय है तो उस पर कानून संघ सरकार राज्यों की बिना अनुमति के बना सकती है। 2 या अधिक राज्य मिलकर के अगर संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अपेक्षा करते हैं तो भी वह बना सकती है। इसके अलावा किसी अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए भी जो है संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। किसी विषय को, किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके राज्यसभा अगर किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो भी उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रक्रमों में संसद जो है कानून निर्माण के क्षेत्र में मुख्य अभिकर्ता की भूमिका में आती हैं। और इसके अलावा जो अवशेषी शक्तियां हैं, अवशेषी अधिकार, जो रेजिडुअरी पावर्स दिए गए हैं वो भी संसद को दिए गए हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो तत्कालीन उत्पन्न होने वाले विषय हैं उन पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में संघीय संसद को प्रमुखता दी गई है। यूँ कहें कि शक्ति विभाजन में जो है निश्चित रूप से संघ को प्रमुखता है। संघीय कानूनों का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत के लिए होता है। संपूर्ण भारत के लिए संघीय कानूनों का क्षेत्राधिकार होता है। संपूर्ण भारत के लिए संघीय कानून संसद बना सकती है। तो ये जो मामला है, राज्यों की विधायिकाओं के कानूनों का जो विस्तार है, क्षेत्र है, वो केवल राज्य की सीमाओं के भीतर होता है, जबकि संघीय कानूनों का विस्तार संपूर्ण देश के भीतर होता है। राज्यों के कुछ विशेष अधिनियमों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राज्य के अधिनियमों को विशेष अधिनियम, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि संपूर्ण अधिनियमों को, बल्कि विशेष अधिनियमों को, राज्य के अधिनियमों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो ये भी एक संघ की तरफ लक्षण है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों का नियुक्ति या मनोनयन, ये संघ शासन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के शासन को संघ सरकार अपने अधीन बना करके रखती है, अपने अधीन चलाती हैं, या यूँ कहें कि उस पर अपना दबाव बनाए रखती हैं। इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, संघ संविधानों में मुख्यतः दोहरी प्रकार की नागरिकताएं होती है। नागरिक उस संघ राज्य का भी नागरिक होता है, उसके साथ ही वह उस अपने गृह निवास राज्य का भी नागरिक होता है। तो दोहरी नागरिकताएं मुख्य रूप से पाई जाती है, जबकि भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का ही प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं भी जो है पूरे देश के प्रशासनिक तंत्र पर संघ अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। एकात्मकता का विशेष कारण है आपातकालीन उपबंध, आपात उपबंध, जिनका संक्षिप्त जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। अनुच्छेद 352 से लगाकर 356 तक, 360 तक। और ये आपात उपबंध 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, और वित्तीय आपात। इनके माध्यम से जो प्रशासनिक तंत्र है, देश का संपूर्ण व्यवस्था है, वो संघ सरकार के हाथों में आ जाती हैं। तो ये भी एकात्मकता का बड़ा लक्षण है। इसके अलावा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जो है संघ सरकार करने में सक्षम है। आपात उपबंध जो है कानून या संविधानविदों के लिए एक बड़ा कारण उपलब्ध कराते हैं, जो भारतीय संघात्मकता की प्रकृति को एकात्मकता में बदलता है। या यूँ कहें कि भारतीय संविधान को संघात्मक होने में बहुत बड़ा कारण उपस्थित करता है।
इसके अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो परिषदों का निर्माण संविधान में किया गया है, कानूनों के तहत किया गया है। संघ के पास समन्वयकारी शक्तियां देता है राज्यों के बीच उपजे विवादों को निपटाने के लिए, और क्षेत्रीय परिषदें विवाद का शांतिपूर्ण हल सुझाती हैं। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है वित्तीय मामलों में सेंट्रल जो असिस्टेंस हैं, वित्तीय मामलों में राज्यों का संघ पर निर्भर होना, संघ पर निर्भर होना। जो राज्यों को केंद्र की तरफ से जो वित्तीय सहायता मिलती है, जो सेंट्रल ग्रांट मिलता है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है, उसके मामले में राज्य आत्मनिर्भर नहीं है और वो मुख्य रूप से संघ पर निर्भर है। क्योंकि भारतीय संविधान में करों की जो व्यवस्था है या कर आगम की जो व्यवस्था है उसमें संघ की व्यवस्था डोमिनेंट होती है, राज्यों की व्यवस्था उससे कमतर होती है। और अपने जो योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए राज्यों को मुख्यतः संघ के असिस्टेंस पर निर्भर करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने की व्यवस्था है जो संघ के पास में होती है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी जो एकीकृत जो व्यवस्थाएं हैं वो भी संघ शासन को एकात्मक अधिकार प्रदान करती है। जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा विधानमंडलों के निर्वाचन करना, राष्ट्रपति द्वारा केग की नियुक्ति करना। केग जो है संघीय खाते और राज्य सबके खातों का ऑडिट करता है और वो एक संघीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार के सिविल और क्रिमिनल लॉज का पारित करना, बनाया जाना, एक ही राष्ट्रभाषा को घोषित करना, ये बहुत सारे कारण हैं जो एकात्मकता के मुख्य लक्षण जो है भारतीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त संपूर्ण लक्षणों को देखने के बाद में संघात्मकता के लक्षण भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में हैं और एकात्मकता के लक्षण भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में दिखाई देते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या भारतीय व्यवस्था को संघात्मक कहा जाए या एकात्मक कहा जाए। जैसा कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है, परंतु भारतीय संघवाद की प्रकृति के जो उपयुक्त विशेषण विद्वानों व टिप्पणियाँ संविधान के विशेषज्ञों के मतानुसार केंद्रोन्मुखी हैं, संघात्मक हैं। केसी वेयर मानते हैं कि भारत एक ऐसा संघ होने के बजाय जिसमें एकात्मक तत्व गौण रूप से पाए जाते हैं, ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक तत्व गौण रूप से पाए जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ अपने अस्तित्व में है। यही तथ्य सोचने पर मजबूर करता है कि वे क्या आधार हैं जो संघ को बनाए रखने में सहायक हैं। भारतीय संघ बरकरार है। भारत एक विविधता वाला एक देश है जहां विविधता में अलगाव नहीं है अपितु रंग बिरंगा इंद्रधनुषी स्वरूप है। अपनी मौलिकता और पहचान बनाए रखने के बावजूद राज्य एक अदृश्य बंधन में बंधे हुए हैं। सहन शक्ति है, जियो और जीने दो के मानवीय मूल्यों पर जोर है। जहाँ तक अत्यधिक केंद्रीकरण की आलोचना का प्रश्न है तो संविधान निर्माता इसे मजबूत केंद्र बनाना भी चाहते थे और केंद्र सरकार राज्य संबंधों पर विचारार्थ गठित सरकारी आयोग ने भी दृढ़ केंद्र शासन की पैरवी की है। और आपातकालीन व्यवस्था का जहाँ तक आलोचना का सवाल है कि इसमें शासन एकात्मक हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये आपवादिक स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है। ये आपातकाल के दौरान ही होता है और आपातकाल के दौरान ऐसा हो जाना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ की जो प्रकृति है वो इसी स्वरूप की है। भारतीय जो व्यवस्था है, भारत का जो समाज है उसकी प्रकृति इसी स्वरूप की है और बहुत सारे आधारों पर देश का विघटन न हो जाए इसलिए जो है आपात प्रावधान रखे गए हैं। और न केवल दुनिया में भारतीय संघ में ऐसी स्थितियां पाई जाती है, बल्कि कठोर कहे जाने वाले अमेरिकी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक व्यवस्थाओं में भी ऐसी आपात परिस्थितियां, आपातकालीन जो तरीके हैं वो मौजूद हैं। और अगर इसी को हम ये कह दें कि वो आपातकालीन शक्तियाँ होने के कारण से ही वह संघात्मक व्यवस्था नहीं है, तो दुनिया में न तो कोई संघात्मक संविधान पाया जाता है और इसके बाद में और न ही कोई संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एक हार्ड फैक्ट के रूप में हम इस बात को कह सकते हैं। और ये तब है कि जब हम एक रोल मॉडल के रूप में यूएसए के संघात्मक ढांचे को ही एक संघात्मकता का प्रतीक मान लेते हैं, उसको एक रोल मॉडल मान लेते हैं, तब उसके आधार पर यह आलोचनाएं भारतीय संविधान में दिखाई देती है। अन्यथा भारतीय
संघ भी, भारतीय संघात्मक व्यवस्था भी अपने आप में एक संघीय ढांचा है और इसकी विशेषताओं के कारण ये विशिष्ट प्रकार का भारतीय प्रकार का संघ है, न कि एकात्मक शासन है। तो निश्चित रूप से भारतीय संघ के ढांचे को समझने का प्रयास इस रूप में किया जाना चाहिए। आलोचनाओं का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन भारतीय संघ की व्यवहारिक जो स्थितियां हैं, व्यवहारिक जो परिस्थितियां हैं, उनमें निश्चित रूप से विशिष्टता लिए हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय प्रकार का संघात्मक राज्य है। धन्यवाद।